क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चारधाम में केवल हिंदुओं के प्रवेश वाले फैसले को बदल सकती है? चारधाम यात्रा के लिए इस बार हेली सेवा में कौन सी सावधानियां बरती जा रही हैं और सुरक्षा के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सरकार की तैयारी सच में पूरी है? इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड क्यों पड़ी, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की किताबों के दोगुने दाम का सच क्या है और स्वास्थ्य मंत्री के नायक अंदाज के पीछे जमीन की हकीकत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबरबात के आज के एपिसोड में समझते हैं जन सरोकारों से जुड़ी हफ्ते भर की खबरबात। इस हफ्ते उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट बदली जो किसी ने सोची नहीं थी। बीते हफ्ते दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, एक जम्मू कश्मीर के आसपास और दूसरा कैस्पियन सागर के पास। नतीजा ये रहा कि 7 से 10 अप्रैल के बीच उत्तराखंड में जोरदार बारिश हुई, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी। और 8 अप्रैल का दिन तापमान ऐसा रहा जैसा नवंबर दिसंबर के दिन होता है। अब अगर आप पर्यटक हैं तो अप्रैल के महीने में बर्फ की खबर सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन जो किसान महीनों से अपनी फसल की देखभाल कर रहे थे उसके लिए ये बारिश कहर बनकर सामने आई। मैदानी जिलों में गेहूं की फसल बर्बाद हुई, पहाड़ी जिलों में सेब, कीवी, आड़ू, प्लम, माल्टा इन सभी पेड़ों के फूल बारिश में झड़ गए। आलू, प्याज, मटर, लौकी, कद्दू, तोरई की नर्सरी पर भी बारिश का बुरा असर पड़ा है। यानी महीनों की मेहनत कुछ दिनों की बारिश में सब बर्बाद। और यहीं असली सवाल भी उठता है। सरकार बार बार कहती है कि फल और सब्जी का उत्पादन वो सपना है जिसके दम पर हम अपने युवाओं को पहाड़ में रोकेंगे। बात भी ठीक है, लेकिन जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है तब कृषि मंत्री गणेश जोशी का एक भी बयान नहीं आ रहा है। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर आप देख लेंगे तो किसानों के नुकसान पर एक शब्द नहीं होगा, लेकिन आधुनिक खेती की चमकदार पोस्ट आपको जरूर दिख जाएगी। ये सिर्फ कृषि मंत्री की बात नहीं है, यही हमारे राज्य का मिजाज है। घोषणाएं बड़ी, जमीन पर तस्वीर अलग। जैसे इस हफ्ते स्वास्थ्य सचिव सचिन कुरवे ने कड़ा निर्देश दिया कि घर पर प्रसव बर्दाश्त नहीं होगा, इसी महीने से इसे शून्य करना होगा। नए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल भी जोश में हैं। कुर्सी संभालते ही उनके भीतर नायक फिल्म के अनिल कपूर की छाया देखी जा सकती है। इस हफ्ते उन्होंने पौड़ी जिला अस्पताल में छापा मारा, जहां 2022 से करोड़ों की सिटी स्कैन मशीन धूल खा रही थी। एक अधिकारी निलंबित हुआ। देखने में ये भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में पिथौरागढ़ जिले के सरकारी अस्पतालों से 600 गर्भवती महिलाओं को हायर सेंटर रेफर किया गया। सरकार का दावा है कि डिडीहाट, धारचूला, गंगोलीहाट, बेरीनाग, मुंशियारी के सीएचसी और कई पीएचसी में स्टाफ और उपकरण मौजूद हैं। फिर ये 600 महिलाएं रेफर क्यों की गई? और सबसे दिल दहलाने वाली बात इसमें यह है कि इनमें से 39 मामले ऐसे थे जहां प्रसव रास्ते में हुआ। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने सड़क किनारे गाड़ी रोककर अपनी समझदारी से डिलीवरी कराई। जो काम अस्पताल का था वो सड़क किनारे एम्बुलेंस में हुआ। जिले के 4 सीएचसी में लाखों रुपये खर्च कर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी गई हैं, लेकिन चलाने वाला रेडियोलॉजिस्ट पूरे जिले में सिर्फ एक है। गर्भवती महिलाओं का हफ्ते में सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड होता है। इस शुक्रवार वो एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट देहरादून चले गए और 120 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका। अच्छी बातें कैसे घोषणाओं में रह जाती है, इसका एक उदाहरण रानीखेत का उप जिला चिकित्सालय भी है। यहाँ मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अब तक नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU वार्ड शुरू नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार पहाड़ी जिलों की समस्याओं को हल करने के लिए रुपये खर्च नहीं करती है। जैसे पिथौरागढ़ जिले में CHC सेंटरों में पड़ी लाखों की मशीनें इसका एक उदाहरण है। इसे अमर उजाला की एक और खबर से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पिथौरागढ़ में नगर निगम ने पिछले 2 सालों में कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन पर करीब 72 लाख रुपए खर्च किए हैं। फिर भी पिछले 3 महीनों में 782 लोग आवारा कुत्तों के हमले से घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे। यानी हर महीने 200 से ज्यादा लोग कुत्तों के हमले से घायल हो रहे हैं। घोषणाओं और जमीनी हकीकत का ये खेल आप केदारनाथ में पड़े एम्स हेली एम्बुलेंस को देखकर भी समझ सकते हैं। एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा की घोषणा उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सितंबर 2022 में करते हैं और घोषणा के 2 साल बाद अक्टूबर 2024 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये सेवा मई 2025 तक चलती है। करीब साल भर पहले 17 मई को एम्स की हेली एम्बुलेंस केदारनाथ एक महिला को लेने जाती है, लेकिन हार्ड लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
तब से एम्स की एरो मेडिकल सेवा यहां ठप है। अब कंपनी के साथ हुआ अनुबंध तो कहता है कि एम्बुलेंस खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में कंपनी को 3 दिन के भीतर नई एम्बुलेंस उपलब्ध करानी होगी, लेकिन यहाँ हाल ये है कि 1 साल होने को आया है पर क्षतिग्रस्त हेली एम्बुलेंस अब भी हेलीपैड के पास ही पड़ा है। खैर, केदारनाथ समेत पूरी चारधाम यात्रा की तैयारी पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों खुश हैं। 2 दशकों में पहली बार बच्चों को सत्र शुरू होते ही किताबें मिली हैं। ये सच है, लेकिन पूरा सच ये है कि अभी तक सिर्फ आधी किताबें ही पहुंची हैं। 9 पहाड़ी जिलों में सरकारी स्कूलों में इस बार लगभग 39,000 बच्चों ने दाखिला लिया है, जो मैदानी जिलों से ज़्यादा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का स्वागत भी खूब हुआ, लेकिन आंकड़े एक और कहानी बयां करते हैं। चमोली और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में, यानी कि जो बचे हुए 11 जिले हैं, वहां सरकारी स्कूलों में दाखिला पिछले साल से कम हुआ है। यानी माँ बाप का सरकारी स्कूलों पर भरोसा टूट रहा है। आप हमारे पिछले वीडियो में निजी स्कूलों की लूट और सरकारी स्कूलों पर भरोसा टूटने की पूरी कहानी दिए गए लिंक में देख सकते हैं। फिलहाल तो आने वाले कुछ दिनों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की जनगणना ड्यूटी लग जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद उनको चुनाव ड्यूटी पर जाना होगा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई होगी नील बट्टे सन्नाटा। वैसे हर साल आप निजी स्कूलों की किताबों में झोल किए जाने से रूबरू होते हैं। इस बार उत्तराखंड शिक्षा विभाग के किताबों में झोल की बात कही जा रही है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग एनसीईआरटी की किताबों को ही अपने बोर्ड में किताब का गत्ता बदलकर लागू करवा रहा है। यानी उत्तराखंड शिक्षा विभाग जो किताब लागू कर रहा है उसका वही कंटेंट है जो एनसीईआरटी की किताब में है, लेकिन खेल किताब के दाम में है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की किताब एनसीईआरटी की किताब से 2 गुने तक है। अब उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी है और वो किताब की रॉयल्टी देती है, इसलिए उसे किताब महंगी बेचनी पड़ती है। खैर, आखिर में बात करते हैं चारधाम यात्रा की तैयारी पर। अगले हफ्ते से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। सरकार का दावा है कि उसकी तैयारी पूरी है। अफसरों को सख्त निर्देश की खबर हर दिन सुर्खियों पर है। हालांकि इस हफ्ते हुई बारिश और बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है और अब तक करीब 13 लाख लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। पिछले साल हेली सेवा में हुई 5 दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने कुछ कड़े कदम लिए हैं। यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इस बार उन सभी ऑपरेटरों को बाहर किया है जिनके हेलीकॉप्टर पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उड़ान के अच्छे अनुभव के बावजूद पवन, हंस, कैस्टल, ग्लोबल विस्टा, आर्यन एविएशन बाहर हुए हैं। नई कंपनियों को मौका देने के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमर उजाला अखबार में छपी खबर के अनुसार पायलट के लिए 1500 घंटे फ्लाइंग अनुभव की शर्त में ढील देकर 750 घंटे कर दिया गया है। जिस ऑपरेटर को फरवरी 2026 में लाइसेंस दिया गया, उस कंपनी का केदारनाथ में हेली सेवा के लिए चयन किया गया है, जबकि ऑपरेटर के पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। टेंडर में 2 साल का एक्सीडेंट फ्री का शपथ पत्र मांगा गया, लेकिन जिस ऑपरेटर के पास कुछ महीने पहले ही लाइसेंस आया हो वो शपथ पत्र कैसे देगा। वैसे यूकाडा ने सुरक्षा की दृष्टि से इस बार कई अहम कदम भी उठाए हैं, जैसे शटल सेवाओं को भी 30% कम किया गया है। मौसम की सटीक जानकारी के लिए 6 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। इनमें पायलट और कंट्रोल रूम को समय से मौसम का अपडेट प्राप्त होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ ही सहस्त्रधारा और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचालित होंगे। सभी हेलीपैड पर पीटीजेड कैमरे लगाने के साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी सेटअप और सेलोमीटर लगाए गए हैं। हेली टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले गिरोहों पर सख्ती बरतते हुए पिछले 2 महीनों में अब तक कुल 265 वेबसाइट, बैंक खाते, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई की गई है। यहाँ ये याद रखें, हेली टिकट बुकिंग की एकमात्र अधिकृत वेबसाइट IRCTC की हेली यात्रा पोर्टल है, जिस पर इसी हफ्ते से बुकिंग शुरू हो चुकी है। वैसे चारधाम यात्रा में इन तीर्थ स्थलों की कैरिंग कैपेसिटी पर हमेशा सवाल उठा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की किसी भी अधिकतम संख्या पर कोई रोक नहीं लगाई है। जबकि चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ और पर्यावरणीय दबाव के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने उत्तराखंड सरकार से तीर्थ स्थलों की कैरिंग कैपेसिटी पर रिपोर्ट मांगी है। NGT ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम 1 सप्ताह पहले दाखिल करें।
एनजीटी ने राज्य सरकार को एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वाहनों की संख्या और उनके प्रकार की जानकारी देने के साथ साथ तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना शामिल होगा। इसके अलावा खच्चरों की संख्या को नियंत्रित करने, कचरा प्रबंधन और मृत पशुओं के सुरक्षित निपटान की प्रभावी व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि पेड़ पौधों, वन्य जीवों और पूरे पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। 7 अप्रैल 2026 को जब मामले की सुनवाई हुई थी तो उत्तराखंड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर दाखिल कर दी जाएगी। वहीं 2 अप्रैल 2026 को दाखिल जवाबी हलफनामे में राज्य ने कहा कि 24 मार्च 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे 4 धाम यात्रा की कैरिंग कैपेसिटी पर देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द सभी संबंधित विभागों को भेजा जाएगा ताकि उनमें सुझाव और टिप्पणी लिए जा सके। इधर 4 धाम में केवल हिंदुओं के प्रवेश पर बीकेटीसी का फैसला कई महीनों से चर्चा पर है। इस हफ्ते सबरीमाला रेफरेंस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की कि किसी भी खास संप्रदाय के मंदिरों से दूसरे संप्रदाय को बाहर रखने से हिंदू धर्म पर असर पड़ेगा। इस मौके पर जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि वह विशेष रूप से सबरीमाला के बारे में बात नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक आशंका है, सबरीमाला विवाद को एक तरफ रख दें। अगर आप प्रवेश के अधिकार की बात करते हैं वेंकट रमण देवरू के संदर्भ में, जहां यह कहा गया है कि गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के अलावा किसी और को प्रवेश नहीं मिलेगा, तो इसका हिंदू धर्म पर बुरा असर पड़ेगा। सबरीमाला विवाद को एक तरफ रखते हुए हर किसी को हर मंदिर और मठ में जाने की पहुंच होनी चाहिए। अगर आप यह कहते हैं कि धर्म का मामला है, केवल मेरे संप्रदाय के लोग ही मेरे मंदिर में जाएंगे और कोई नहीं, तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। सबरीमाला का मामला एक संवैधानिक बेंच सुन रही है, इसलिए जो भी फैसला आएगा वो पूरे देश पर लागू होगा। इसलिए बीकेटीसी का 4 धाम वाला फैसला प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इस बार बीकेटीसी ने तय किया है कि मंदिर परिसर के 70 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगी रहेगी। देखना यह होगा कि ये नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अंबानी परिवार पर कितना लागू होते हैं।